क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, विषय विज्ञान से हम आज अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की शुरुआत कर रहे हैं। ये आपका लेक्चर फर्स्ट रहेगा। मैं पूरे नोट्स, प्रॉपर नोट्स जो हस्तलिखित है, ठीक है, ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओटी क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं वो भी आपका एक प्रश्न भी आउट नहीं जाएगा। चलिए नोट्स भी मिलते जाएंगे। लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आराम से और धैर्य से सारी क्लास को आप अटेंड करना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए चैप्टर जो 1 है आपका, उसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले आपने 9th में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, उसकी जानकारी एक बार मैं यहाँ पर जस्ट 5 मिनट में रिपीट कर देता हूँ और वो उसमें से एग्जाम में आएगा भी सही। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, पदार्थ के भौतिक गुण, भौतिक गुण। देखिए पदार्थ के भौतिक गुण का मतलब क्या है कि जो भी उसका अवस्था है, अवस्था उसका भौतिक गुण कहलाता है। ठोस है, द्रव है, गैस है, रंग हो गया आपका, दूसरा ले लीजिए, आकार हो गया, किस तरह के आकार है, बड़ी है, छोटी है, तापमान हो गया है, गंध हो गई है। ये क्या है? ये सभी आपके पदार्थ के भौतिक गुण हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाता है कि भौतिक परिवर्तन। अपन चैप्टर के नाम के ऊपर चलेंगे है ना, उससे पहले ये छोटी सी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो परिवर्तन, देखो परिवर्तन जो है यहाँ पर आपके 2 तरह के परिवर्तनों को बताया गया है। एक है पहला भौतिक परिवर्तन। पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन सिंपल सा मैं यदि आपको बताऊं कि यदि पदार्थ की केवल अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा या फिर गंध में परिवर्तन होगा, इनमें से कोई सा भी है, केवल केवल और केवल उसके भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन आपका कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। अच्छा, परिवर्तन मीन्स होता है बदलाव। क्या होता है? परिवर्तन का मतलब बदलाव। तो उसमें बदलाव होगा उस पदार्थ में कुछ न कुछ। क्या बदलाव होगा? या हो सकता है उसकी अवस्था बदल जाए, हो सकता है उसकी रंग बदल जाए, हो सकता है आकार, तापमान, गंध, ठीक है, गलनांक बदल जाए, क्वथनांक बने जाए, घनत्व बदल जाए। ये सब क्या है? ये सारे के सारे गलनांक, क्वथनांक भी क्या है? पदार्थ के भौतिक गुण है। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने आपको क्लियर यहाँ पर कर दी है कि पदार्थ के जो भौतिक गुण है वो क्या होते हैं। तो पदार्थ के भौतिक गुण है अवस्था, रंग, आकार, तापमान, गंध, गलनांक, गलनांक भी लिख सकते हैं आप, गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, घनत्व आदि। फिर मैंने बात बताई आपको कि परिवर्तन जो है 2 तरह के बताए गए इसमें, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कब होगा? कि जब पदार्थ के केवल और केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हो। जब पदार्थ के कौन से गुणों में परिवर्तन होगा? भौतिक गुण में परिवर्तन हो। तो स्टार करके आप लिख सकते हैं भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, कि जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नोट्स सबके मिल जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। देखो साइंस बहुत ही सिंपल है लेकिन इसको समझना जरूरी है। अच्छा, भौतिक गुण एक डेफिनेशन और बना सकते हैं आप इसकी, कैसे? कि जब पदार्थ के अवस्था, रंग, आकार, तापमान, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि में परिवर्तन हो तो उसको क्या कहेंगे अपन? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में यदि आप देखें भौतिक परिवर्तन को, तो एग्जाम्पल बहुत ही सरल, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि शक्कर का पानी में घुलना। शक्कर जो है ना उसका पानी में घुलना।
शक्कर का पानी में घुलना। अच्छा, शक्कर का पानी में कैसे घुलेगी सभी जानते हैं यार। ठीक है, अब शक्कर जो थी, यदि आपने इसको पानी में घोला तो शक्कर जो थी किस अवस्था में थी, पहले ठोस अवस्था में थी। किसमें थी? ठोस में। ठोस में जैसे अपन ने इसको पानी में घोला आपने, तो पानी के साथ ये कौन सी अवस्था में बन गई है? द्रव अवस्था में बन गई, मतलब घुल गई। तो यहाँ पर ठोस थी पहले, अब पानी के साथ मिल गई तो पानी बन गई शक्कर, यानी द्रव बन गई। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ उसकी? तो बस ऐसे ही परिवर्तन को कहते हैं अपन भौतिक परिवर्तन। सीधी सी बात है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। ये जो स्टार बना रहा हूँ ना मैं इस टाइप से, इनको आप ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें से आपका टॉपिक से उठकर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं इसको, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, केवल उसकी अवस्था, रंग, रूप में इनमें परिवर्तन होगा। इतनी बात क्लियर है? मेरे हिसाब से भौतिक परिवर्तन क्लियर हो गया होगा। यदि और एग्जाम्पल पूछ ले आपसे भौतिक परिवर्तन के, एग्जाम्पल अपन की बात करें तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके। कुछ जो आपकी बुक में दिए गए हैं 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है भैया, तो पहला एग्जाम्पल क्या है आपका? शक्कर का पानी में घुलना। ठीक है, और क्या आ जाएगा दूसरा? नमक का पानी में घुलना, ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है भैया, पेट्रोल का जो वाष्पीकरण है, ये आपकी बुक में पूछा जाता है, पेट्रोल का वाष्पीकरण। पेट्रोल का वाष्पीकरण भी कौन सा परिवर्तन है? आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नमक का पानी में घुलना, एक एग्जांपल और ले सकते हैं यहाँ पर, नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। यदि खोखला पानी है, मतलब जो उबलता हुआ पानी है, उबलता हुआ, ठीक है, तो उबलते हुए पानी का क्या बनना? जल वाष्प बनना। तो उबलते हुए पानी का जल वाष्प बनना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता भैया है, उठा के देख लेना आप भली। उबलते हुए पानी का जल वाष्प बनना मतलब पानी क्या कर रहा है? उकल रहा है, उसमें वाष्प बनेगी। चौथा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका, बर्फ से पिघलकर जल बनना। ठीक है, बर्फ का पिघलकर जल बनना, तो बर्फ का पिघलकर जल या फिर क्या बनना? पानी बनना। इसी का दूसरा नाम है बर्फ का जमना। ठीक है, बर्फ का पानी से भली बर्फ बनाओ या बर्फ से पानी बनाओ, कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, केवल और केवल उसकी अवस्था परिवर्तित हुई। ठोस थी तो द्रव कर ली, द्रव थी तो ठोस कर ली। ठीक है भैया, तो ऐसे परिवर्तन को अपन क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। मेरे को लग रहा है कि इनफ एग्जाम्पल बहुत है, इतने सारे एग्जाम्पल इनफ हो चुके हैं। ठीक है, पेट्रोल का वाष्पीकरण आप दे सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि कोई भी लोहे की जो छड़ है उसका रक्त तृप्त होना, ये भी आपका क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, ये भी आपका एक भौतिक परिवर्तन है। इन चीज़ों को क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब अपन आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। चलिए तो समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा के रूप में यदि हम बात करें इसकी, तो इसको लिखना है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो छोटी सी परिभाषा यदि सिंपल सी लिखोगे, तो जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे कौन सा परिवर्तन कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन।
ठीक है भैया। जब पदार्थ के कौन से गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, तो उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, अब यहाँ पर एक वर्ड आया रासायनिक गुण। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता हो। रासायनिक गुण का मतलब क्या है? देखो, कोई सी भी चीज़ों में अपन क्रिया कराएंगे, आपस में उसको भड़केंगे, जैसे ये और ये दोनों को अपन ने आपस में क्रॉस कराया, तो ये अपना या तो उस समय ही प्रभाव दिखाएगी या फिर उसके बाद में प्रभाव दिखाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी अभिक्रिया करें, कोई सी भी रिएक्शन करें अपन ने, तो रिएक्शन कराते हैं तो उस समय या तो उस समय ही उसका प्रभाव बता देगी या फिर उसके बाद में। जैसे मान के चलो कि दूध जो है हमारा, दूध है, ठीक है, से दही बनना, दही बनना। अब इसकी दो मेथड है, दूध को फाड़ने की दो मेथड है। एक लंबी मेथड जो प्राकृतिक मेथड है। प्राकृतिक मतलब क्या? जो अपन जमाते हैं, जमाते सब जानते हैं, दूध से दही बनाते, जो बेसिक रूप से अपन दही बनाते। और एक बार पनीर जब बनाते, जब क्या करोगे, दूध को अपन फाड़ोगे ना, दही बनेगा, मतलब दूध फट गया। पनीर बनाओ जब क्या करोगे, इस दूध में नींबू निचोड़ दो आप, तो जैसे नींबू निचोड़ दो तुरंत दूध फट जाता है। देखा नहीं देखा भैया सबने? ये सारी प्रैक्टिकल अपन ने खुद ने देखा है। दूध में जैसे नींबू निचोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बताओ? दही बन जाएगा। दही मतलब फाड़ देगा उसको और फिर निकालो, पनीर बन जाता है। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर है मेरे हिसाब से। और प्राकृतिक में कुछ नहीं, अपन उसमें खटे डालते हैं और रात भर अपन जमा देते हैं, जो अपन ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह होता है दूध से दही बनने का। तो इसमें आपने देखा कि जो पदार्थ है वो क्या करा, उस समय ही अभिक्रिया, देखो अभिक्रिया की इन्होंने, तो अभिक्रिया की तो या तो उस समय ही ये प्रभाव बता रहा है। उस समय का मतलब क्या, जैसे नींबू निचोड़ा तो तुरंत सामने देखने को मिल गया, या फिर थोड़े समय के बाद में अपना प्रभाव दिखाएगा। बस उसी को कहेंगे रासायनिक गुण। समझ में आई? पर रासायनिक गुण की परिभाषा नहीं आती है 10th में, तो आपको केवल ये चीज़ें ध्यान रखना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, ये पूछ लेता है ना कभी कभी। तो जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो ऐसे परिवर्तन को अपन क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। उदाहरण के रूप में बहुत ही सिंपल से इसके उदाहरण में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका, तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, पहले तो ये तुम्हारे सामने ही है, दूध से दही का, दूध से दही का बनना। पहला एग्जाम्पल हो गया दूध का फटना, बात वही है ना, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा भी ले लेते हैं एक और, एलपीजी का दहन। जो एलपीजी गैस है उसको जलाओगे, ठीक है, ये भी आपका क्या है, आपका भैयू एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, याद रहेगा इतनी सी चीज़ें। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, यदि मैं कहूँ और भी एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं अपन, कि जैसे जो जल है, जल का बनना, यदि अपन समीकरण के रूप में लिख दें इसको, तो ये H2 + O2 और ये बन जाएगा H2O, ये। ठीक है, अब इसको और अच्छे समझने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको हिंदी में लिखता हूँ मैं, इसको, ये समीकरण समझ में नहीं आया हो तो इसको हिंदी में लिखता हूँ। देखो भैया, ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या है आपका हाइड्रोजन। दो एग्जाम्पल बहुत है ना, इसको समझ लो, पर ये आगे आएगा भी सही। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया है, जल बनाया है। देखो, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है तो हाइड्रोजन, अब ये ऑक्सीजन का मतलब क्या है, एक तरह की हवा, हवा ही तो है अपनी, ठीक है, वायु। तो ये हवा की उपस्थिति में, हाइड्रोजन हवा की उपस्थिति में आग लगाती है, आग लगाती है, मतलब क्या करती है, आग पकड़ती है, आग लगाती है, कुछ बोल दो। और जल क्या करता है, आप समझदार है खुद, कि जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगी, आग लगाएगी, यानी कि जलाने का काम करेगी, जलाने का काम करेगी। और पानी जो है, जल यानी पानी, पानी क्या करेगा, जलाने का काम करेगा क्या, आप खुद ही समझदार है, बुझाने का काम करेगा। आया सही में? तो देखो भैयू, यहाँ पर ये जो तत्व था ये अकेला था, तो क्या करा इसने, जलाया, हवा से मिला। पर लेकिन जैसे ही पानी बना तो इसने काम क्या करा,
बुझाने का। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि इसका काम अलग है और इसका काम अलग है। ये आग जलाएगी और ये बुझाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या हो गया, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ। इसमें एक नया पदार्थ बना या नहीं बना है। अभी इससे पहले मैंने एक आपको स्टार बना के लाइन लिखी थी कि भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, और रासायनिक परिवर्तन में तो आप देख के बता सकते हैं, क्योंकि इधर तो जलाने का काम था, इधर बुझाने का काम है। तो अपन लिख सकते हैं स्टार बना के कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और नए गुणधर्म के साथ बनता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा और नए गुणधर्मों के साथ बनेगा। तो अपन लिख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है भैया, छोटी सी बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन एक स्टार बना के लिखना, ये हाइड्रोजन जो है बहुत ही अति ज्वलनशील गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, अति ज्वलनशील गैस है। लिख दो लाइन क्या भैया, लिख दो भैया। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में टॉपर बनाती है। मेरा उद्देश्य ये है, समय लगेगा भले ही लगेगा भैया, मैं आपको जीरो से हीरो बनाने की स्थिति में हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नहीं यार आप अच्छी परसेंटेज बनाएं। मेरी ऑफलाइन कोचिंग भी जो बच्चों को वहाँ पढ़ाता हूँ ना, वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। अब हो सकता है आप उसको समझो नहीं समझो, वो आपकी मर्जी है। प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, घबराओ मत आप। तो पहले समझो पाठ को, ठीक है, लेक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ताकि आसानी से आपको समझ में भी आएगा। देखो तो क्या लिखना था अपने को यहाँ पर कि हाइड्रोजन जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील गैस है, ये एलपीजी से 3 गुना अधिक ज्वलनशील होगी। ठीक है, हाइड्रोजन एलपीजी से 3 गुना अधिक ज्वलनशील होती है। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात, नहीं आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है भैया, अब ये रासायनिक परिवर्तन होगा। अब अपना पार्ट का जो नाम है, अच्छा ये चीज़ें अभी तक समझ रहे होंगे कि यार पार्ट के नाम तक नहीं बचे, तो नहीं, इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पार्ट का नाम क्या है हमारा, सबसे पहला चैप्टर का नाम जो था वो है रासायनिक अभिक्रिया। अब क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, फिर पढ़ेंगे अपन रासायनिक समीकरण। चलिए तो सबसे पहले अपन रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, फिर अपन समीकरणों को देखेंगे। ठीक है, देखो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैंने जो आपको रासायनिक परिवर्तन पढ़ाया ना ऊपर अभी ये, ठीक है, इसमें क्या करा अपन ने, नया पदार्थ बना है। ठीक है भैया, तो नया पदार्थ बना और उसमें एक तरह के नई नई इसमें क्वांटिटीज आई, यानी कि गुण आए, गुणधर्म आए। ठीक है, क्वालिटी सही। तो अपन कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं कि जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और नए गुणधर्मों के साथ बनते हैं, उसमें नई नई कलाकारी आती है। नए गुणधर्म मतलब समझ में आ गया आपको, नई नई क्वालिटी आती है। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल बन गई, क्योंकि परिवर्तन समझ में आ गया तो रासायनिक अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गई। रासायनिक अभिक्रिया किसके कारण बन रही है, रासायनिक परिवर्तन के कारण। तो हम परिभाषा यदि बात करें तो कैसे लिखोगे, 2 नंबर में आती भैया ये परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया, यदि वहाँ लिखा है शुरू में तो वहाँ अभिक्रिया तो सिंगुलर में लिख देना, और वे लिखोगे तो अभिक्रिया है। तो वहाँ अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनता है, जिसमें नया पदार्थ बनता है एवं नए गुणधर्म के साथ बनता है। नया पदार्थ तो बनता है, लेकिन कैसे बनता है, नए गुण धर्म के
साथ बनता है। उसे क्या कहते हैं? उसे ये क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भैया, समझ में ही बात नहीं इतनी सी कि वह अभिक्रियाएं। अच्छा, अब इसमें बहुवचन बोल दो कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो छोटी सी बात है। यहाँ पर बोल दोगे वे अभिक्रियाएं जिसमें नया पदार्थ बनते हैं, नए गुणधर्मों के साथ बनते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। कोई से भी कोई इशू नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई आपको? क्या है रासायनिक अभिक्रिया? कि वहाँ अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनता है और नए गुणधर्म के साथ बनता है, उसे क्या कहेंगे अपन? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जितने भी एग्जाम्पल अपन ने अभी ऊपर लिए थे, किसमें? रासायनिक परिवर्तन में, वो सारे के सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको लिख भी देता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो परिभाषा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आएगी। दूध से दही बनना। पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं भोजन का पकना। ठीक है, भोजन पकना। एलपीजी का दहन। ठीक है भैया, समझ में ये बात नहीं। दूसरा आप लिख सकते हैं कोयले का दहन। ये सब क्या है? ये सब आपकी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें नया पदार्थ बनेगा और नए गुणधर्मों के साथ बनेगा। यानी कुल मिलाकर बात है, जितने भी अपने रासायनिक परिवर्तन में एग्जाम्पल दिए थे वो भी आप सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लगता है मेरे को कि हाँ आपको ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब रासायनिक अभिक्रिया के साथ में आपकी बुक में यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है कि आप कैसे कहोगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, दिया है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पेपर में कैसे आता है उसको समझो आप। ये एग्जाम में आपसे पूछता है कि बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसका पता आप कैसे करोगे। या फिर ये एग्जाम्पल में एग्जाम में ये पूछता है ये कि आप कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई सी भी अभिक्रिया को देखा और उसको देखते से आपने कैसे बताओगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो उसकी गुण है, यानी कि हम कह सकते हैं विशेषताएं। एक तरह की इसको अपन ले सकते हैं विशेषताएं या लक्षण। ऐसे लक्षण बताओ जिससे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना है आपको कि उसमें गैसों का उत्सर्जन होगा। क्या होगा? गैसों का उत्सर्जन होगा। लक्षण याद रख लेना है। एक साल तो ये 2 नंबर में यही पूछ लिया था भैया, गैसों का वो लक्षण बताओ रासायनिक अभिक्रिया। आप कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई? मैंने प्रश्न भी बोल दिया आपको, गैसों का उत्सर्जन। दूसरा कह सकते हैं अपन तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। फोर्थ अपन लिख सकते हैं रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। और अंत में 5वां बन जाएगा अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। आगे समझ में नहीं आया था भैया? तो समझ में आ गई। विशेषताएं बताओ रासायनिक अभिक्रिया की। तो गैसों का उत्सर्जन होगा और परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, 3 में परिवर्तन है। तो आप रख लो याद, तापमान अवस्था रंग। तापमान अवस्था रंग। तो तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैसों का उत्सर्जन। और एक तो याद आ जाएगा अवक्षेप का बनना। अवक्षेप को बोलते हैं अपन थोड़ी बहुत तली में जो जमाव बनता नहीं, अपन जिसको कहते हैं कि जैसे अपन ने गंदा पानी भर के लाएंगे और पानी धीरे 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 जो उसका कचरा है वो नीचे तली में बैठ जाता है। बस उस तली में बैठता है जो कचरा जो भी चीज़ नीचे बैठेगी वो बने कहलाएगा आपका अवक्षेप। ठीक है भैया,
अब आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए रासायनिक समीकरण से पहले आप समीकरण का मतलब समझो। देखो समीकरण मैथ में अलग तरह का समीकरण चलता है, मैथ्स वाले समीकरण की बात नहीं करने अपन के, यहाँ पर 2x + 3y = 5 इस तरह के समीकरणों की बात नहीं, ये मैथ्स का समीकरण था। अब इसमें जो साइंस है इसमें किस तरह का समीकरण चलेगा, तो देखो ध्यान से कि कोई भी अभिक्रिया हुई, जैसे अभी रिएक्शन हुई थी नहीं हुई थी कि कैसे बर्फ का पानी में बनना थी, तो आपकी भौतिक परिवर्तन हो गया। यदि रासायनिक परिवर्तन कहा अपन ने कि कोयले का दहन, ठीक है, तो कोयले का जब दहन होगा यानी कि कोयले के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे ये C+O2 क्या बनेगा, ये CO2। तो ये क्या है, एक तरह का ये आपका कहलाएगा इसमें समीकरण। ठीक है, अच्छा यदि परिभाषा के रूप में, मैंने बहुत सारे बच्चों की कमेंट भी पढ़ी थी पहले, तो रासायनिक समीकरण जो है, देखिए बेटा ये जो तैयारी की है मैंने, ये मैंने पूरा एक एक चीज़ों को क्लियर करके आपके लिए लेकर आया हूँ। और आप ऐसे में समझना कि वीडियो उठाया और बना दिया है, पूरा अनुभव है। 7 साल बच्चों को पढ़ाते हो गए हैं, हर साल अपने कोचिंग से टॉपर बच्चे जाते हैं। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में जो पढ़ाते हैं वही चीज़ें अपन ऑनलाइन भी लेकर आते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, नोट से दे दूंगा, सब कुछ मिल जाएगा, केवल आप ध्यान से समझो। देखो यार आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं लेक्चर आपके लिए जल्दी जल्दी अपलोड करूँगा। ठीक है, तो कमेंट में राय जरूर देना कि इतनी चीज़ें क्लियर है या नहीं है। चलो अब आगे बढ़ाएं फिल्म को कि देखो रासायनिक समीकरण से पहले समीकरण वास्तव में क्या है। कोई भी जो अभिक्रिया है उसको दर्शाओगे ना, ये दर्शाया ही अपन ने कि किस तरह से हुई, उसको बताया कि ये ऐसे ऐसे हुई, उसी को कहते हैं अपन समीकरण। यदि परिभाषा के रूप में यदि हम बात करें तो एक ही लाइन की परिभाषा लिखना है आपको कि किसी भी अभिक्रिया का निरूपण करना, निरूपण मतलब होता है दर्शाना या बताना, ही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। किसी भी अभिक्रिया का निरूपण करना, निरूपण करने का मतलब क्या है, दर्शाना। किसी भी अभिक्रिया का निरूपण करना क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। किसी भी अभिक्रिया का क्या करेंगे, निरूपण करेंगे तो या दर्शाएंगे तो उसी को कहा जाता है आपका समीकरण। इतनी बातें क्लियर है। अब समीकरण जो है यहाँ पर आपके साइंस की जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो समीकरण है इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होगा इसमें प्रकार, प्रकार के रूप में ले सकते हैं आप इनको। प्रकार के रूप की बात करें तो प्रकार जो है इसके 2 बनेंगे, एक बनेगा शब्द समीकरण और दूसरा बनेगा आपका रासायनिक समीकरण, जो अपन पढ़ेंगे। ठीक है भैया, रासायनिक समीकरण। अब यहां पर हम बात करें शब्द समीकरण, तो जब अपन इस अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिख देंगे तो ये शब्द समीकरण हो गया, और ये जो लिखा हुआ है ये सूत्र के रूप में लिखा है। ठीक है, इसके प्रतीक लिखे हुए हैं तो ये कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण। तो शब्द समीकरण के रूप में कैसे, यदि हम सिंपल सी परिभाषा शब्द समीकरण की कहें तो क्या लिखेंगे, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण कैसे लिखोगे शब्द समीकरण की डेफिनेशन, कि जब अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखा जाता है, जब अभिक्रिया को, ध्यान से देखना है बेटा, है ना, हमारा उद्देश्य ये यार आप अच्छे नंबर लाओ। जब अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लो। तो एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल ले लो C+O2, तो C क्या है आपका, कार्बन है।
ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है। O2 का मतलब क्या है आपका ऑक्सीजन है। मिलके क्या बनाया इन्होंने, CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। यही क्या है वास्तव में शब्द समीकरण, ये शब्द हो गए इसके। अब आपका जो है दूसरा जो रहेगा सूत्र समीकरण, ठीक है, दूसरा जो रहेगा आपका रासायनिक समीकरण बोल दो या सूत्र समीकरण बोल दो। सूत्र समीकरण, सूत्र समीकरण को अपन यहां पर किस रूप में जानेंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में जानेंगे। ठीक है, यदि आप अलग अलग भी समझना चाहे तो अलग अलग कह सकते हैं, पर बाकी दोनों ही चीज़ें एक ही है। सूत्र समीकरण को ही अपन रासायनिक समीकरण के रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब अपन रासायनिक अभिक्रिया को किसके रूप में लिखेंगे, अब शब्दों के रूप में नहीं लिखेंगे, तो सूत्र के रूप में लिखेंगे और साथ ही साथ उसके प्रतीक भी बताएंगे। प्रतीक जैसे कार्बन का प्रतीक क्या है, C है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, O है, पर कितनी बार है, 2 बार अणु है तो O2 लिखेंगे। इस तरीके से जब लिखेंगे तो उसको कहेंगे अपन रासायनिक समीकरण। परिभाषा बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आती है और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये कहलाएगी आपका रासायनिक समीकरण। पर थोड़ी सी सटीक परिभाषा अपन लिखते हैं इसकी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, यहाँ लिख दूँ, यहाँ से लिख दूँ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किसके रूप में लिखेंगे, तो सूत्र के रूप में, सूत्र एवं प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहेंगे, सूत्र समीकरण या रासायनिक समीकरण कहेंगे। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे इतनी बात क्लियर कि यदि अपन जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको सूत्र के रूप में लिखेंगे और प्रतीक के रूप में लिखेंगे, है ना। तो यहां से अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो इसको अपन उदाहरण के रूप में समझे, तो रासायनिक समीकरण का उदाहरण लिखो, तो यही उदाहरण क्या है, C+O2 क्या बन गया आपका, CO2। ये सूत्र और प्रतीक के रूप में हो गया। अब ध्यान देना है यहाँ पर, इतनी बातें क्लियर हुई नहीं हुई, ये बोलो हाँ या ना। ठीक है भैया, चलिए, तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा, C+O2 यानी कि CO2। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो कि जो आपने 9th में पढ़ भी लिया होगा और नहीं पढ़ा तो फिर देखो कि ये जो है इधर की अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया ही एक तो रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हुई जब तो बना रासायनिक समीकरण। तो ये अभिक्रिया हुई है और अभिक्रिया में कौन कौन चीज़ों ने भाग लिया, एक तो कार्बन ने भाग लिया और एक ऑक्सीजन ने भाग लिया। भाग मतलब इन्होंने इनमें एंट्री की, दो चीज़ों की आपस में क्रिया हुई नहीं हुई, फिर बना जो, और बने हुए चीज़ को कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ठीक है, कोई सी भी चीज़ें आपस में मिलेगी, जैसे आपको चाय ही बनाना है, चाय बनाओ, टी बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो अपन क्या क्या चीज़ लेंगे, दूध लेंगे, दूध नहीं लेंगे, दूध लोगे, शक्कर लोगे, पत्ती लोगे। तो ये दूध और शक्कर पत्ती क्या बन गई आपकी, ठीक है, कच्चा माल बना, और वो कच्चा माल यानी कि प्रोडक्ट बनने से पहला। अब दोनों को सब मिक्स किया साहब, जो फिर इसको तपाएंगे तो फिर बनेगी चाय, तो यानी कि अंत में प्रोडक्ट बनेगा। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं यानी कि जो एंट्री कर रहे हैं, एंट्री को मतलब भाग कहेंगे इसमें, तो अभिक्रिया में भाग जो करेंगे उन्हें कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक। जो प्रोडक्ट बना है ना उसको कहते हैं उत्पाद, याद रखना है। तो स्टार बना के लिख भी देता हूं मैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को
क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको कहेंगे अभिकारक कहते हैं। और दूसरा स्टार बना के लिख देते हैं यहाँ पर कि जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, फलस्वरूप मतलब अभिक्रिया होने के बाद, तो अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। आया समझ में कि जिसने अभिक्रिया में भाग लिया उन्हें कहेंगे अपन, जिसने भी अभिक्रिया में भाग लिया है उन पदार्थों को कहेंगे अभिकारक, और अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बने उन्हें कहा अपन ने उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ से अपन परिभाषा, एक और परिभाषा लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण की क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक और उत्पाद दोनों के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। ठीक है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखो चलेगा, इतना ही बहुत है। इतनी चीज़ें क्लियर है, पक्का क्लियर है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए आपको। ठीक है, आप सभी के सहयोग से बेटा ना कर रहे हैं तैयारी। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, स्थिति ये है हमारी, तो भैया जैसे तैसे एक पत्थर लेके एक टुटली सी यहाँ से ये टूट भी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, क्वालिटी तो हम में बहुत है, लेकिन हमारे पास अभी साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप समझ सकते हैं। मेहनत तो कर रहे हैं, आप कोशिश करोगे और आपका सहयोग रहेगा तो आगे चीज़ों को अपन आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मेहनत करना है आपको। इतनी चीज़ें क्लियर है, समझ में नहीं है भैया। रासायनिक समीकरण हो गया है। अब जो रासायनिक समीकरण जो होते हैं ना, उनके दो तरह के प्रकार होते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। और उससे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जब पढ़ोगे इस चैप्टर को आपको यहाँ से रीड करना है। अगले लेक्चर में अपन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। अभी अपन एक चीज़ और पढ़ेंगे, इसमें केवल प्रकार तक बस, संतुलित और असंतुलित। ठीक है, रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, संतुलित और असंतुलित। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखना है। अब रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका भी अपन सीखेंगे, वो सब चीज़ें आएगी, एक एक चीज़ें आएगी। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चों का, ठीक है, ध्यान रखूँ और हमारे बच्चे बिल्कुल भी निश्चिंत रहे कि यार हाँ, हमें अच्छे टीचरों के साथ सहारा मिला है, कि अच्छे लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, ताकि एग्जाम में जो चीज़ें आएगी वही चीज़ों पर अपन जानता फोकस करके, और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। ठीक है भैया, तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक है भैया, क्योंकि इस लेक्चर में यहाँ पर अपन दी एंड कर देंगे फिर इस लेक्चर का, और फिर अगले लेक्चर में अपन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण के प्रकारों को समझते हैं। बहुत ही सिंपल से यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने आपका एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर कि C+O2 मिलकर बना है CO2। कोई रटने की ज़रूरत नहीं, सब अपने आप याद हो जाएगा, है ना। नहीं तो रटते फिरो कि C+O2 CO2, कुछ मत करो, केवल ध्यान से देखो, सब करा दूंगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके सामने है, Mg+O2 ये मिलकर बनाता है MgO। O2 मत लिखना है ना, O लिख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, मैं कहूँ कि ये C मतलब होता है कार्बन। मैं नाम बता देता हूँ पहले आपको। C मतलब क्या है, कार्बन है, ये तो याद भी होगा शायद। O मतलब ऑक्सीजन है, CO2 मतलब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। लिख दूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं। देखो, उद्देश्य यही कि आप अच्छे नंबर लाओ, बस कर दो। लो, कार्बन, ऑक्सीजन, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से ये बना आपका मैग्नीशियम, ये तो ऑक्सीजन हो गया ऊपर ही, और ये बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। जेल पेन है ना, थोड़ा सा
जल्दी लिखते तो दब जाती है। समझ में आ गया? मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ में आना चाहिए बच्चों, है ना। देखो अब ध्यान से देखना है, इधर कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन कितनी बार है यहाँ पर? एक बार है। सी मतलब चलो सी बोल दो, कार्बन नहीं बोलो तो। सी कितनी बार है? एक बार। यहाँ भी कितनी बार है? एक बार है। यहाँ ओ कितनी बार है? दो बार दिख रहा है, जो नीचे लिख रहा है नहीं। एक बार का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं तो एक एक समझो आप यहाँ पे, ठीक है। और ओ कितनी बार है? दो बार है। यहाँ पे ओ कितनी बार है? दो बार है। यानी कि सारी चीज़ें इधर जितनी है उतनी इधर है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, एम जी कुछ नहीं तो एक बार है। एम जी कितनी बार है? एक बार। O2 ध्यान दो, O2 कितनी बार है? दो बार है, पर इधर एक बार है, क्योंकि कुछ नहीं है तो एक बार है। वो बराबर है क्या इधर उधर वो दोनों चीज़ें? तो ये ऊपर वाली तो बराबर है, लेकिन ये नीचे वाला बराबर नहीं है। तो जो पहले वाला बराबर हो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। और जो दूसरे वाला है उसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। इस अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल के स्वरूप में आप बता सकते हैं कि जो समीकरण होते हैं रासायनिक समीकरण, वो दो तरह के होते हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा? असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है भैया। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो ये दोनों के एग्जाम्पल है, दोनों के, है ना, ठीक है। अब यदि परिभाषा पूछ ले, और संतुलित रासायनिक समीकरण इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा थी। असंतुलित की तो परिभाषा आती भी नहीं है ना, केवल इसकी आती है संतुलित रासायनिक समीकरण की। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे डालोगे? तो भैया अपन ने अभी बताया कि इधर वाले पोर्शन को अपन कहते हैं अभिकारक। याद करो, ध्यान देना है। इधर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इधर वाले को कहते हैं अपन उत्पाद, ठीक है। और इसको समझने के लिए मैं एक बार और फिर से नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि परिभाषा मेरा उद्देश्य है कि याद भी करा दूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट से बता भी दूँ, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिख लिया फिर से। C+O2 क्या बन गया है? CO2। यहाँ पर इस पोर्शन को क्या कहेंगे अपन? अभिकारक कहेंगे। और इस वाले चैप्टर को क्या कहेंगे अपन? उत्पाद कहेंगे। अब यहाँ पर ये जो C है ये तत्व है। C क्या है हमारा? तत्व। ये C की बात करें तो ये क्या है आपका? तत्व है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो ये एक है। एक क्या है? इसका परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। ये यहाँ पर जैसे O लिख दो, O को देखो, O क्या है? हमारा एक तत्व है। ये जो 2 लिखा हुआ है ना, 2, ये है परमाणु की संख्या। कितनी है? इस तत्व के परमाणु की संख्या। तो मैं पूछूं आपसे कि कार्बन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 1। यहाँ पर पूछ रहा हूँ मैं आपको कि O यानी ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, तो आप बता दोगे 2। और यहाँ पर अपन कहेंगे कार्बन के परमाणु संख्या तो 1 ना, O की 2, तो बराबर ही है वो तो, ठीक है। सेम उसी तरह मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम भी क्या तत्व? सारे तत्व है ये। तो मैग्नीशियम एक तत्व है, पर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखना है? 1। तो परमाणु की संख्या कितनी बनी इसमें? 1 बनी, ठीक है। ये O2 यानी O कितनी बार है? 2 बार है। तो मतलब समझ गए कुल मिला के बात ये है ना। तो ये जो 2 है इसको क्या कहेंगे अपन? परमाणु संख्या। अब यहाँ पर प्रत्येक तत्व की जो परमाणु संख्या है, इस लाइन में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बताइए समान है या नहीं है, बराबर है या नहीं है? तो है। यहाँ पर C एक बार है, C एक बार, O 2 बार है, O 2 बार। तो हम कहेंगे इसको विज्ञान की भाषा में या परिभाषा के रूप में कि यहाँ क्या है? तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है प्रत्येक तत्व के। कौन से तत्व के? प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है, बराबर हो तो, या है तो, ठीक है। हम लाइन कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या कैसी है? बराबर है।
तो इस तरह के समीकरण को अपन कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो हम परिभाषा पूरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो परिभाषा में यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा रोक लेता हूँ पहले। चलिए तो बोलिए क्या लिखोगे आप, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा थोड़ा बहुत मेरे साथ बोलो भी सही ताकि याद हो, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के, ये लाइन वैसे अब उतार दो और क्या, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है भैया, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, वो अभी अपन ने बता ही दिया था कि C+O2 CO2 ये हो गया। ये परिभाषा आती है भैया, ध्यान रख लेना है ना, इसलिए मैंने पूरी लिखी है, आराम से याद भी करो भैया। समय लगा तो लगा, कई लोग वीडियो लोग के छोड़ के भाग गए होंगे, स्किप कर लिया होगा फलाना ढिमका। भैया मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। ठीक है, हाँ आप कहोगे कि हाँ ऐसा नहीं है कि मैं ही कलेक्टर हूँ, कि मैं ही दुनिया भर का हूँ, आप बताते जाना कमजोरी ये चीज़ें आप मत करो इसमें, वो अपन नहीं करने की कोशिश करी। मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा बोलो जल्दी से, एक बार बोलो मेरे साथ ही, कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो उसे कहेंगे अपन संतुलित रासायनिक समीकरण। और इसी के नीचे अपन यदि असंतुलित की बनाएं तो असंतुलित की बोलो तुम खुद ही भैया, असंतुलित रासायनिक, हाँ बोलने की कोशिश करो, बराबर होगा क्या इसमें, नहीं होगा। तो बनाओ भैया परिभाषा कैसी बनेगी, कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं, केवल यहाँ नहीं, बराबर हो नहीं, बराबर नहीं हो, ठीक है, बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं अपन, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो बराबर नहीं है तो ऐसा एग्जाम्पल लिख देना, ये एग्जाम्पल के रूप में है ना, Mg+O2 MgO, इसमें बराबर नहीं है तो इसे कहेंगे अपन असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो मैं आज का जो वीडियो है यहीं पर अपन एंड करते हैं इसका। लेक्चर ये फर्स्ट था आपका, लेक्चर सेकेंड में जाने से पहले ध्यान से देखना, लेक्चर सेकेंड में जाने से पहले मैं आपको, ठीक है, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ आपसे। यहाँ पर देखो, ये इनके मेरे को आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। खोलते हुए पानी, ये है खोलते पानी मतलब जो उबलता हुआ पानी है उसका जल वाष्प बनना, ये बताओ आप भौतिक परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है, कमेंट में बताना। मैं लेक्चर जब शुरू करूँगा सेकेंड वाला तो ये प्रश्न उठाऊँगा ही। बर्फ़ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना, किस तरह का परिवर्तन है वो मेरे को नहीं पता है, अभी तुम कमेंट में यहाँ पे लिख सकते हो, और लेक्चर सेकंड में तो मैं इसका आंसर दूंगा और यहीं पे तो के कमेंट में बताना ही है इन चीज़ों के। ठीक है, पेट्रोल का वाष्पीकरण, ये आपका कौन सा परिवर्तन है। एलपीजी का दहन, किसी लोहे की छड़ का रक्त तृप्त होना, दूध का दही जमना या दूध का फटना, ये आपको इस तरह से भी पूछ लेता है एग्जाम में ना। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो चीज़ें एग्जाम में अपने 100% आएगी ही आएगी। मैंने बहुत सारे लेक्चर देखे, लोगों को भी देखे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे टीचर हैं वो सारे बोर्डों को एक साथ लेते हैं। ठीक है, दूध का फटना हो गया भैया। और ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन है, ये बच्चों के नोट से है, बच्चों ने बनाए तो थोड़ा बहुत गड़बड़ करते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, अब ये रहे नोट्स, तो ये नोट्स तो मैंने बाकी आपको बेटा बता ही दिए हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ये भौतिक परिवर्तन हो गया है, रासायनिक परिवर्तन हो गया है, ये हो गया है। इसके बाद में अपन ने पढ़ी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन ने ये विशेषताएँ पढ़ी थी, फिर अपन ने पढ़ा रासायनिक समीकरण, ये हो गया ही सही है।
ठीक है भैया, ये संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ तक अपन ने लेक्चरों का एंड कर दिया है। नोट्स भी प्रॉपर मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब दूसरा लेक्चर देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बेटा कि आप क्या करोगे, ठीक है, इसको यहाँ से पढ़ना है, आपको पढ़ लेना है ये एनसीईआरटी बुक को, तो थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान आ जाएगा और अब फिर लेक्चर देखो आप। तो ये यहाँ से रासायनिक समीकरण से यहाँ तक पढ़ना है, रासायनिक समीकरण लिखना, ये पूरा यहाँ से संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व ये भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक करना है। ये लेक्चर में मैं अगले लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट करा दूंगा। फिर अपन पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तीसरे लेक्चर में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, हर पल खड़ा हूँ, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और हमारे व्हाट्सअप नंबर भी दिए गए हैं, उस पर आप कांटेक्ट करके एप्लीकेशन में नोट्स भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बढ़िया से आप तो तैयारी करो, है ना, बढ़िया से तैयारी करो। हमारा उद्देश्य यही है कि यार हमारे साथ जो बच्चा पढ़ रहा है वो अच्छे नंबर से प्राप्त करे, ठीक है, पास हो, अच्छे नंबर लाए। और इस चैनल पर आपको बिल्कुल मैथ्स की क्लास भी मिलने वाली, सोशल साइंस की क्लास भी और अपलोड होती रहती है, देखते रहना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।